गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कविता पवार संस्कृत की अध्यापिका आज आपको संस्कृत में वर्ण बताऊंगी। बच्चों, आपने हिंदी में भी वर्ण पढ़ा होगा, ऐसे ही हम संस्कृत में भी वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, जैसे क, ख, ग, घ आदि। इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं, जैसे घ, ट। घ के नीचे जो ये टेढ़ी एक डंडी है, इसे हम हलंत कहते हैं। जब तक इसमें कोई स्वर ना जुड़ेगा तब तक ये बिल्कुल आधा बोला जाएगा। यदि इसमें स्वर को हम जोड़ देंगे तो ये पूरा बोला जाएगा, जैसे घ। अगर हम इसमें स्वर को नहीं जोड़ेंगे तो ये केवल घ ही बोला जाएगा। और जैसे हमें पता है कि स्वर जैसे हम बोल रहे हैं, अगर हमारे पास स्वर यानी कि एक आवाज़ ही नहीं होगी तो हम किसी भी व्यंजन को नहीं बोल सकते। इसलिए इसमें स्वर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यदि हम इन्हें नहीं जोड़ेंगे तो केवल हम इसे घ ही बोलेंगे, जो हमारे गले में से बाहर भी नहीं निकलेगा। इसलिए हम इसे पूरा बनाने के लिए, बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब जैसे घ जमा में अ, जमा ट जमा अ, यदि इसमें अ जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारे गले से थोड़ा बाहर निकलेगा, यानी कि पूरा स्वर जोड़ देने के बाद हमारा एक पूरा शब्द बन जाता है। घ में जब हम अ स्वर को जोड़ेंगे तो ये घ यानी कि हमारे गले से थोड़ा बाहर निकलेगा और हम तेज बोल सकेंगे। ऐसे ही ट में जब हम अ को जोड़ेंगे तो ट, इसकी आवाज़ पहले से थोड़ी तेज होगी। और यदि हम स्वर और व्यंजन को आपस में नहीं जोड़ सकते तो केवल बहुत कम आवाज़ से ही ये व्यंजन बाहर आएगा। इन सभी को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब जैसे घ तथा ट, ये दोनों एक मूल ध्वनियाँ हैं। यदि इसमें स्वर जोड़ने पर ही ये एक पूर्ण वर्ण बनेंगे। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर, नंबर 2 व्यंजन। ठीक है। अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। आपने इंग्लिश में भी वावल के बारे में पढ़ा होगा। आप देखते हो कि हर एक वर्ड को पूरा करने के लिए हमें वावल की ज़रूरत होती है। बच्चों, क्या आप जानते हो हमारे वावल कितने होते हैं इंग्लिश में? 5 होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे ही संस्कृत में भी हमारे 13 स्वर होते हैं और स्वर के बिना हम कुछ भी पूरा शब्द नहीं बोल सकते। मैं स्वर की परिभाषा बता रही हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे, और स्वरों की संख्या 13 होती है। हमें इन्हें बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमें व्यंजन को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये अकेले भी बोल सकते हैं। और तुम ये भी जानते हो कि जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं भी होती है। जैसे अ की मात्रा किसी भी अगर व्यंजन में हम इसको जोड़ देते हैं, जैसे आपने घ पढ़ा, इसमें जब हमने व्यंजन में जब हमने अ को जोड़ा स्वर को, तो हमारा घ कंप्लीट बन गया ये। ठीक है। जैसे आ की मात्रा आप सभी जानते हैं। ई, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये है र की मात्रा। ये री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ तक आप सभी बच्चों ने स्वर पढ़े हैं, हिंदी में भी पढ़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही संस्कृत में भी है। ठीक है। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन है जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता। व्यंजन जो है वो बिल्कुल हमारे जैसे
इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट हैं वो सभी व्यंजन की तरह ही होते हैं। जैसे हम एफ जब भी, जैसे एफ का कोई अकेला शब्द नहीं बनेगा और उसमें कोई भी हम जब तक उसमें कोई वावल नहीं जुड़ेगा, उसी तरह से व्यंजन भी है। व्यंजन में यदि हम किसी स्वर को नहीं जोड़ेंगे तो वो अकेला ही रह जाएगा। अभी आप इसके बारे में जानेंगे। जैसे जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता, इनका उच्चारण अर्धमात्रा काल है। यदि हम किसी भी व्यंजन को अकेला लिखेंगे, जैसे क लिख रहे हैं तो केवल ये व्यंजन है। यदि हम इसमें अ को जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट क बन जाएगा और हम इसको बोल सकेंगे। ठीक है। अब इसमें जो ये एक टेढ़ी डंडी लगी हुई है इसे हम कहते हैं हलंत। और हर एक जब भी हम व्यंजन लिखेंगे जो ये अर्धमात्रा होगी उसमें हम हलंत लगाएंगे। ठीक है। जैसे जब भी हम स्वर के बिना किसी व्यंजन को लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे क, ख, ग, घ आदि। ठीक है। अब एक नोट मैं बता रही हूँ, यदि हम व्यंजन के साथ स्वर मिला दिए जाएं तो हलंत हट जाता है। जैसे क में हलंत लगा हुआ है, लेकिन जब हम इसमें अ एक स्वर है और ये क है व्यंजन, यदि हम इसमें स्वर को जोड़ देंगे तो पूरा हमारा क बन जाएगा। क में जब हम आ स्वर को जोड़ देंगे तो हमारा का एक पूरा वर्ण बन जाएगा। इसी तरह से क ये केवल एक व्यंजन है। ठीक है। और अ और आ जो अभी आए हैं अ और आ, ये दोनों स्वर हैं। ठीक है। अब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्ण संयोजन। जैसे हमारे नाम से ही इसमें पता चल रहा है, संयोजन यानी कि योग हो जाना, वर्णों का योग। अब आपने अपनी संस्कृत के पहले पार्ट में भी पढ़ा है, 6th क्लास में भी पढ़ा है आप सबने। अभी इसमें केवल ये एक व्यंजन है इसलिए इसमें एक हलंत लगा हुआ है। जमाम में अ एक स्वर है। ठीक है। च जमा अ जमा श जमा अ जमा क जमा अह। यदि हम इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा चस्कह जो कि एक गिलास होता है। ठीक है। और ये देखो सभी अलग अलग हैं और जब हमने इन सभी को जोड़ दिया है यानी कि योग कर दिया है तो हमारा पूरा एक शब्द बन गया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ, च में जब हम अ को जोड़ देंगे तो यहाँ पर इसका हलंत हट जाएगा। ऐसे ही श जब हम अ जोड़ देंगे, स्वर जोड़ देंगे यानी कि एक व्यंजन में जब हम एक स्वर को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा श बन जाता है। ऐसे ही जब हम एक क यानी कि व्यंजन में जब हम अह एक स्वर को जोड़ देंगे तो हमारा कह बन जाएगा चष्कह। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आप एक करके देखें, ग जमा अ ये एक व्यंजन है और ये स्वर है। ये य जमा अ ये व्यंजन और ये स्वर। अब आपको देखना है य और अ मिलकर क्या बनते हैं, ये न के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए। जब इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ये आधा माना जाता है। ठीक है। बहुत सारे हम जब कोई शब्द बनाते हैं तो कई शब्द आधे होते हैं ना, उसी तरह से न भी आधा ही लिखेंगे हम। देखते हैं आप किस तरह से करोगे इसको। त जमा ई, इसमें छोटी ई की मात्रा है, त पर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ लेकिन ये आपको खुद करना है। ये पूरा शब्द बनता है ग जमा में आ गा य न ती, आधा न बोला जाएगा, गायंती। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक नोट भी बता देती हूँ, जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना है वो इसमें भी पढ़ लें। जिस व्यंजन के बाद स्वर नहीं होता वह आधा लिखा जाएगा, जैसे न।
देखो न के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है तो हमने इसको आधा लिखा है। जैसे त के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो हमने त को भी आधा लिखा है। जैसे पत्ता, प पूरा लिखा हुआ है, इसलिए हमें तो इसको ये विच्छेद करके दिखा रखा है। प जुमा में अ जुमा में त। अब त के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो ये आधा लिखा जाएगा, त जुमा आ पत्ता। अच्छा, अब ये भी आपको करना है। ध आ व अ न त ई, धावंती बनेगा। ह अ स अ न त ई, हसंती। त पर छोटी की मात्रा आएगी। ख ए ल अ त ई, खेलन खेलती। ठीक है। अब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। ठीक है। विच्छेद के नाम से ही हमें लग रहा है कि ये अलग अलग ही करने हैं हमें, और ये वर्ण विन्यास भी और वर्ण विच्छेद दोनों एक ही होते हैं। शब्द जिन अक्षरों से बना हो उन सबको अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास अथवा वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है। अब जैसे लघु लिखा है, ये एक पूरा शब्द बना हुआ है, हमें अलग अलग करना है, इसको हम वर्ण विच्छेद कहेंगे। जैसे ल जमा अ, यानी कि ल के नीचे हम हलंत लगाएंगे। यहाँ पे ये ल पूरा लिखा हुआ है, यदि हम इसके नीचे हलंत लगाएंगे नहीं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम इसमें हलंत लगाएंगे और इसमें एक स्वर को जोड़ेंगे, तभी हमारा ये पूरा ल बनेगा। ठीक है बच्चों। अब ये हम घ में जब हम ऊ, छोटा ऊ जोड़ेंगे तब ये छोटे उ की मात्रा लघु बनेगी। विसर्ग हम लगाएंगे इसमें, क्योंकि लघु हो। यहाँ पे भी मैं विसर्ग लगा देती हूँ। ठीक है बच्चों। अच्छा, जैसे वर्णः, ये मैंने एक बता रखा है आपको। आप क्योंकि र की मात्रा नहीं समझ पाएंगे तो मैंने समझा दिया है। व जमा अ, पूरा व बन गया है। र, ये ऊपर की मात्रा है जो ये लगी हुई है। ठीक है। र, जैसे हम बोलते हैं व र, और ये नहा, ये ण खाली है, ये आहा, वर्णः कंप्लीट बन गया। ऐसे ही आपको इन सब का बनाना है। मयूरः, चालकः, गर्जितः, नीलवर्णः। ठीक है बच्चों। ओके, अब आप सभी ये करना अच्छे से और अपनी कॉपी में इन सबको उतार लीजिए। ठीक है। थैंक यू।